हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे क्योंकि हमारा पिछला चैप्टर जो बहुपद था वो खत्म हो चुका है। अब हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे। हमारा नया चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम पिछले कक्षाओं में हमें यदि याद होगा कक्षा 7वीं में भी पढ़ा है, हमने 9वीं में भी पढ़ा है। एक चर वाला रैखिक समीकरण हम पढ़ते थे जिसमें कोई एक चर रहते थे और हम उसका मान निकाला करते थे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, जैसे x + 7 = 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये x = 9 - 7 x = 2। इस प्रकार से हम पिछली छोटी कक्षाओं में इस तरीके से छोटे छोटे समीकरणों के हम मान निकाला करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। आपको मैं ये बता दूं, जितने चर बढ़ते जाएंगे उतने ही समीकरणों की संख्या बढ़ते जाएगी। अभी तक हम पिछले कक्षाओं में एक चर वाले रैखिक समीकरणों को पढ़ते थे तो हमारे पास एक समीकरण हुआ करता था, किंतु आज हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, अर्थात हमारे पास दो समीकरण होंगे। और ये दो समीकरण होंगे तो हमको दो चर हैं तभी निकाल पाएंगे मान। आने वाले और बड़ी कक्षाओं में आप पहुंचेंगे, जैसे तीन चर वाले रैखिक समीकरण अगर आप पाएंगे तो तीन समीकरण होंगे, या तो बोल सकते हैं x, y, z के रूप में। अभी तक आप कोई भी एक चर ले सकते थे। चर के मायने क्या होते हैं, ये हम जाने, चर वे राशि जिसके मान बदलते रहते हैं उसे ही चर कहते हैं। क्योंकि x का मान हर सवाल में एक जैसे नहीं आता है, अलग अलग आता है, इसलिए वे राशियां जिसके मान बदलते रहते हैं उसे चर कहते हैं। और वे राशि, वे भौतिक राशि जिसके मान क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं, हमेशा नियत रहते हैं, उसे अचर राशि कहते हैं। तो हम चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। सबसे पहले मैं इसके व्यापक समीकरण के बारे में आपको बताऊंगा कि व्यापक समीकरण का रूप क्या है। a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, ये व्यापक समीकरण है। इसी के रूप में हमें समीकरण प्राप्त होते हैं। अब हम समीकरण बनाना सीखेंगे। जैसे मान लिया जाए राम और श्याम की आयु का योगफल 15 वर्ष है, ऐसा कह दिया। तो अब क्या हो गया, राम और श्याम की आयु का योगफल, तो हमने राम की आयु को x वर्ष मान लिया और श्याम की आयु को y वर्ष मान लिया। तो हमने कहा राम और श्याम की आयु का योग 15 वर्ष, तो x + y = 15। इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण को बना सकते हैं। ऐसे किंतु दो समीकरण बनाने पड़ेंगे बच्चों, जिससे हम किसी विधि से हम क्या कर सकेंगे, हम समीकरणों को हल करके उन दो चरों का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो अभी हम समीकरण बनाना सीखे। इसी प्रकार और बोल सकते हैं कि अगर किन्हीं जंगल में किसी व्यक्ति ने कबूतर और किसी जंगली जानवर को देखा, जैसे मैंने हिरन कह दिया, हिरन को देखा, तो उनको कहा उनके पैरों के योग 50 है, एक उदाहरण दें। तो पैर, किसके पैर, कबूतर का, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2x, तो 2x हो जाएगा। और हिरन के पैर, तो हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4y हो गया। तो कबूतर को हमने क्या मान लिया, x माना, और हिरन को क्या मान लिया, y माना। तो कबूतर के 2 पैर होते हैं और हिरन के 4 पैर, इसलिए उसको 50। इस प्रकार से हम बहुत सारे विधियों से हम समीकरणों को निकाल सकते हैं। हम जैसे आसानी से सवाल को पढ़ते जाएंगे। गणित एक ऐसा विषय है, आप एप्लीकेटेड क्वेश्चन को जितना ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये था हम समीकरणों को कैसे बनाएं सवालों को पढ़कर।
अब हम चलेंगे समीकरण को, ये दो चर वाले समीकरण को हल करने की विधियां, है ना, हल करने की विधियां। पहली विधि होती है आलेखी विधि, जिसको ग्राफ मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, और चौथा होता है आपका वज्र गुणन विधि। ये किन्हीं भी विधियों के द्वारा हम सवाल को हल करके दो चरों के मान को निकाल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे विधियों की तरफ। तो पहला विधि है हमारा आलेखी विधि। तो प्यारे बच्चों, आलेखी विधि जो है ये ग्राफ से बनेगा। तो मैं अभी एकदम डायरेक्टली ग्राफ ना चालू करके आपको थोड़ा सा इजीली मेथड की ओर चलूंगा। तो ये जो है एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको यही दिखेगा, ग्राफ मेथड। तो मैं ग्राफ मेथड आपको नहीं बताऊंगा, इसके लास्ट में आपको ग्राफ मेथड बताऊं। पहले आप अच्छे से इंटरेस्ट ले लें इस टॉपिक पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न तो इस प्रश्नावली से, जो मैं प्रश्नावली चालू करने वाला हूँ, उससे बनने ही वाले हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे प्रश्नावली 2 की ओर मूव करेंगे। उससे पहले मैं आपको पहले विधियों को सिखाऊंगा। पहला है विलोपन विधि, और उसी को विलोपन विधि को हल करूंगा। फिर प्रतिस्थापन विधि आपको सिखाऊंगा, प्रतिस्थापन के बाद आपको वज्र गुणन सिखाऊंगा। ये सीक्वेंस में आपको मैं सिखाते जाऊंगा। तो हम पहले सीखेंगे विलोपन विधि और उसके बाद सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो हम चलेंगे विलोपन विधि के सवाल को हल करने की ओर। विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में सबसे पहले हम चरों के गुणांकों को बराबर करते हैं और उसे अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ते अथवा घटाते हैं। जोड़ने अथवा घटाने का तात्पर्य क्या होता है? जैसे हम भाग विधि में हम देखते हैं, जब समान चिन्ह होते हैं तो ऋण को चिन्ह को बदल दिया जाता है। चिन्ह बदलना का मतलब होता है घटाने पर। यहाँ पर यदि जिसके गुणांक समान है और गुणांक समान होने के साथ साथ चर भी, चिन्ह भी समान होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? चिन्ह को बदलना पड़ता है, उसे ही घटाने पर कहते हैं। और यदि गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो हमें कुछ भी चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम सीधा कहेंगे जोड़ने पर। ये जो मैंने 2 बातें कही हैं, इसे विशेष ध्यान रखेंगे और इसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे। तो मैंने 2 सवाल लिखा है। पहला है 6x - y = 56 और 2x - y = 12, और ये सवाल है। तो पहले मैं इस सवाल की ओर चलूंगा, फिर इस सवाल की ओर जाऊंगा। तो आप देखें, पहले सबसे पहले मैंने कहा था कि गुणांक बराबर करने। गुणांक के मतलब यदि जब हम x का गुणांक को बराबर करेंगे तो y का मान आएगा, और यदि हम y का गुणांक बराबर करेंगे तो x का मान आएगा। तो सबसे पहले हम आवश्यकता अनुसार x के गुणांक को बराबर करते हैं। तो विधि यह है कि यदि हम x के गुणांक को बराबर कर रहे हैं तो समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है उसको 2 में गुणा करना पड़ता है, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसे 1 में गुणा करना पड़ता है। तो हमने क्या किया? इसको 4 से गुणा किया, और इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर दिया। अब गुणा करके लिखते हैं। तो 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6y और 5 दूनी 10। 4 दूनी 8x ऋण 4 एकम 4y बराबर 4 दूनी 8। हमने देखा कि गुणा करने के बाद ये x के गुणांक आपस में बराबर हो गए। x के गुणांक हमारे बराबर हो गए, तो हमने क्या करना पड़ेगा? अब चिन्ह बदलना पड़ेगा। धन था तो ऋण, ऋण है तो धन, और धन है तो ऋण। इसे ही कहते हैं घटाने पर।
हमने लिख दिया घटाने पर, तो प्लस माइनस कट गया और कटने के बाद क्या हुआ, जो चिन्ह, अब ये चिन्ह काम करेंगे, ये भी धन है और ये भी धन है, दोनों धन 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 हो जाएंगे, तो 6 4 10y। और यहाँ पर मैंने देखा ऋण 8 है और धन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू 2/10, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5 आ गया हमारा मान y का। इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए हम मान को 2 में भी रखेंगे तो वही उत्तर आएगा, आपकी मर्जी है, 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो मैं 1 में रख रहा हूं। तो देखेंगे 4x + 3 × 1/5 इज इक्वल टू 5। 4x + 3 एकम 3/5 बराबर 5। संख्या को संख्या की तरफ हम पक्षांतर कर देंगे, तो 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 3/5। 4x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे हम, 5 एकम 5, 5 हम 25, 3 एकम 3। 4x इज इक्वल टू 22/5, x इज इक्वल टू 22/4 गुना 5। यदि हमारा कटता है तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम, x इज इक्वल टू 11/10। तो ये हो गया x का मान और y का मान। स्टूडेंट्स, ये भिन्न में मान बहुत कम आते हैं, लेकिन हमने एक ऐसा सवाल उठा लिया जिसका मान भिन्न में आया, तो डरने की आवश्यकता नहीं। कई बार पूरे में कट जाते हैं, पूर्णांक आ जाते हैं, इसका मतलब ये कठिन नहीं हो गया सवाल। आप एक बार कैलकुलेशन को देख लें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हमें विलोपन से क्या सीखा, कभी भी गुणांकों को बराबर करना, उसके बाद उसे जोड़ या घटा देना, जोड़ या घटाने के पश्चात एक मान आएगा, जो मान आएगा उसे समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 में रखने के बाद हमारे को दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। तो ये था हमारा एक पहला सवाल। अब मैं उसी विधि से दूसरे एक सवाल को बताने का प्रयास करूंगा। तो देखेंगे हम, इसे मिटा रहा हूं मैं इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखेंगे आप, ये सवाल है, पहला शब्द मेरा यही था कि भाई हम जब हल करेंगे तो हमारे चरों के गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब हमें यहाँ पर स्वतः ही बराबर दिखाई पड़ रहा है। देखो, जब भी x x y भी बराबर हो सकते हैं, तो मुझे y y बराबर दिख रहा है। इससे क्या होगा, मुझे ये जो गुणा करने की जो तकलीफ हुई थी वो करने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरे को गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर बोलूंगा, क्योंकि दोनों समान चिन्ह में दिख रहे हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसलिए बोलूंगा घटाने पर। तो ये हो जाएगा घटाने पर। अब नेक्स्ट चलेंगे, चिन्ह को बदलूंगा, ऋण का धन, तो जो जो चिन्ह है ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये धन 6x में ऋण 2x जाएगा तो 4x बचेगा, और ऋण ये धन है 12 और ये जुड़ेगा तो 6 और 2 8, और ये हो गया x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 68/4, 4 एकम 4, 2 बचा 8 18, 4 सत्ते 28। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, देखो मैंने दोनों बताया, जरूरी नहीं आप, तो 6 × 17 - y इज इक्वल टू 56। हमने y का मान निकालना है, 7 छक्के 42 का 2, हासिल का आया 4, 7 6 एकम 6, 6 और 4 10। ये हमारा गुणा हो गया। माइनस y इज इक्वल टू 56। तो हमने क्या किया, 102 की तरफ को 56 ले आया और ऋण y को उधर कर दिया धन y। अब हमने घटा दिया इसमें, तो कितना आएगा घटाने पर, कितना आएगा हमारा घटाने पर जो अंक प्राप्त होता है, तो हमें 46 प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारे दोनों चरों के मान। तो स्टूडेंट्स,
मैंने आपको विलोपन विधि बताया। ये दो प्रकार के सवाल जरूरी नहीं है मैंने x के गुणांकों को बराबर किया, आप y के गुणांकों को भी बराबर कर सकते हैं, विधि वही रहेगा। y के गुणांक बराबर होंगे तो x का मान प्राप्त होगा, और x का मान गुणांक बराबर करेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। ध्यान रहे, हम देख ले कहीं हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी पहले से गुणांक बराबर तो नहीं है। देखिए तो हमारा सवाल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप ये विधियों को देख ले। अब मैं इसी सवाल को लेकर प्रतिस्थापन विधि की ओर चलूंगा और आपको बताऊंगा, तो आप अच्छे से देख लीजिए, और जब आपको उतारना रहता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या बार बार वीडियो को पॉज कर करके देखते जाएं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देख लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड की ओर। हमारी नेक्स्ट विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें कि प्रतिस्थापन विधि बनती कैसे है। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण, किसी भी एक समीकरण का चयन करें, उसमें से x या y का मान निकालें पक्षांतर करके और उसे दूसरे समीकरण में रख देंगे। उसके बाद वहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही चर का समीकरण मिलेगा आपको, वह विलोपित जो होगा वो दूसरा बाद में बात करेंगे। वहां पर किसी एक चर का मान निकलेगा, उस चर के मान को वहां पर तीसरे समीकरण में रख दिया जाएगा और हमारे दोनों चरों के मान निकल जाएंगे। तो हम चलते हैं इस विधि की ओर। कैसे बनता है सवाल देखें। सबसे पहले समीकरण नंबर 1, यहाँ पर आप किसी भी एक छोटे समीकरण का चयन करें। सबसे पहली बात छोटे समीकरण, तो मेरे को अंकों के आधार पर समीकरण नंबर 2 अत्यधिक छोटा लग रहा है 1 की अपेक्षा, तो मैंने समीकरण नंबर 2 से कहा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ऋण 2 है, उधर जाएगा तो धन 2y हो जाएगा, और पहले से वहां ऋण 1 है तो ऋण 1, ये समीकरण नंबर 3 कहलाएगा। अब मैंने क्या किया, 2 से निकालूंगा तो 1 में मान रखूंगा और 1 से निकालूंगा तो 2 में मान रखूंगा। तो मैंने अभी समीकरण 2 से मान निकाला है तो मैं 1 में रखूंगा। तो कहा समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर रखा तो क्या पाया, 2 इंटू 2y माइनस 1 प्लस y इज इक्वल टू 8, गुना किया 2 दूनी 4y माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू 8। y जुड़ रहा है 5y हो गया, और ये 8 था, ऋण 2 को भी हमने उधर कर दिया तो धन 2 हो गया। तो 5y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10/5, 5 टू y इज इक्वल टू 2 बार। तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, ये देखिए समीकरण तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, y का मान कितना है 2, तो 2 गुना 2 ऋण 1, तो y इज इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया। और यदि आप उत्तर की जांच करना चाहें तो करने में मैंने एक समीकरण लिख देना है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8, तो 2 गुना x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 3, प्लस y की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 8, तो 3 दूनी 6 धन 2 बराबर 8, तो 8 बराबर 8। बाकी दूसरे समीकरण में भी हम रख के देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है y की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 और x की वैल्यू है 3, तो ऋण 4 में 3 घटेगा तो ऋण 1 आएगा। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हमें किसी विधि के बारे में बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से हमें जो सरल लगे, जो उचित लगे, उस विधि का प्रयोग करके हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 2 की ओर। प्रश्नावली 2 की ओर हम चलते हैं, जिसमें हमें पूछ रहा है कि जांचिए कि कौन सा समीकरणों का हल है। तो हम हल की ओर जाएंगे। पहला का
करेंगे जिसमें हमें मान दिया x बराबर 2, y बराबर 5। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उत्तर की जांच करने के जैसे ही ये सवाल है। अगर ये दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाता है तो यह समीकरण का हल है, अगर यदि नहीं होता है तो समीकरण का हल नहीं है। देखते हैं, पहला समीकरण मैंने लिया x + y = 7, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 = 7, तो यह 7 बराबर 7, तो ये समीकरण का हल है। उसी प्रकार से हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है 2x - 3y = -11, तो 2 × x, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो 2 लिख दिया, -3, y की वैल्यू कितनी है 5 बराबर ऋण 11, तो मैंने 2 दूनी 4, 3 पंचे 15 = ऋण 11, तो ऋण 15 में 4 जाएगा तो ऋण 11 = ऋण 11, ये भी समीकरण का हल है। यहाँ पर हमको समझ में आ गया। हम फिर एक सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने फिर से देखा x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, तो 2x 2 × -1 + 5 × 3 = 13, तो 2 एकम ऋण 2 + 3 पंचे 15 बराबर 13, तो 15 में जब ऋण 2 जाएगा तो बचेगा 13 बराबर 13, ये भी हल है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्न है प्रश्नावली 2 में, जिसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। और प्रश्नावली 2 का ही तीसरा क्वेश्चन है, उसे कहा गया है किसी भी विधि से हल कीजिए, तो आप या तो विलोपन विधि से हल कीजिए या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैं आने वाले क्लास में आपको वज्र गुणन विधि के बारे में बताऊंगा, जो इस कक्षा में तो काम नहीं आता है, किंतु 11वीं या 12वीं की आप कक्षाओं में, यदि आप 11वीं में गणित विषय का चयन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस विधि का भी प्रयोग करना या छोटे रूप में उसका उपयोग किया जाता है, तो मैं आपको आने वाले क्लास में उसके बारे में बताऊंगा। तो आप प्रश्नावली 2 के 3 प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा, और आपके 3 प्रश्नों के कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट चौथे 5वें प्रश्न की ओर आगे की ओर बढ़ूंगा, और आप घर में जरूर बनाकर देखें, क्योंकि आपको सभी को पता है कि कॉपी चेक होनी है 15 तारीख से, तो आप अपनी कॉपी को निर्धारित रखें, कंप्लीट रखें, परेशानी ना हो, किसी की कॉपियों का फोटोकॉपी ना करें, आप अपना बुद्धि विवेक लगाएं। समय गति के साथ निकल रहा है, हमें लग रहा है कि अभी तो ऐसा ही है, ये पढ़ाई रिपीट नहीं होगी, तो प्लीज आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें, और जो भी डाउट होती है ग्रुप में पूछें, ताकि ग्रुप में पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स करूंगा, ताकि मैं आप में से, और वही परेशानी किसी और बच्चे की हो सकती है तो वो परेशानी सभी की क्लियर हो जाएगी। तो आज इस प्रश्न को अच्छे से आप घर में बनाएं और अच्छे से पढ़ें, और जो भी परेशानी होगी तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो धन्यवाद।